कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा जो पॉलिटी से संबंधित रहा है। पॉलिटी में जितने भी अनुसूचियाँ हैं वो सभी अनुसूचियाँ के बारे में चर्चा करूँगा और साथ साथ जितने भी अनुच्छेद है उस सभी अनुच्छेदों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। लगभग ये 2 से 3 वीडियो लगेगा पॉलिटी के, और इस सभी पॉलिटी को जितने भी पॉलिटी में अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ एवं भाग, जैसे 12 अनुसूचियाँ है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है टोटल। इस सभी के बारे में डिटेल से मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो अनुसूचियाँ क्या क्या चीज़ है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। भारत संविधान की अनुसूचियाँ, तो प्रथम अनुसूचिया में अनुसूचियाँ 12 अनुसूची होती है। कितनी? 12 अनुसूची होती है टोटल और 22 भाग होती है। संविधान के टोटल 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है जो प्रथम अनुसूची में है। ये प्रथम अनुसूची में दी गई है क्या चीज? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। उसके बाद में है दूसरी अनुसूची में क्या चीज है? दूसरी अनुसूची है, जो दूसरी अनुसूची में जो दी गई है, तो दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति। इन सभी का वर्णन जो है जो हमारे संविधान के दूसरी अनुसूची में दी गई है। क्या क्या चीज दिया गया है तो इसके बारे में मैं देखता हूँ। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा है, राज्यों के राज्यपाल है, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, जितने भी वरिष्ठ पोस्ट होते हैं उस सभी का चर्चा हमारे दूसरे अनुसूची में दी गई है। थर्ड अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची में जो दी गई है, जो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ लेते हैं जितने भी आदमी जो शपथ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति शपथ लिए, उनके चर्चा किसमें है? तीसरी अनुसूचिया में। किसमें है? तीसरी अनुसूचिया में। चौथी अनुसूचिया में क्या है? तो चौथी अनुसूचिया में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, बंटवारा जो है, आवंटन, जो राज्यसभा के सीटों के जो बंटवारे की बात है, आवंटन की बात है, वो चौथी अनुसूची में दी गई है। किसमें? चौथी अनुसूची में दी गई है। पंचमी अनुसूची क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है उस सभी का जो चर्चा की गई है, जो पंचमी अनुसूची में की गई है। कैमी अनुसूची में? ये पंचमी अनुसूची में की गई है। आगे देखता हूँ, जो 6 अनुसूची क्या कहती है? 6 अनुसूची में क्या चीज का चर्चा है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। जो प्रशासनिक जो सेवा है, प्रशासनिक जो कार्यक्रम करती है, उसके बारे में अगर चर्चा की गई है तो किसमें? छठी अनुसूची में। किस किस राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे प्रशासनिक के बारे में उपबंध दी गई है। 7वीं अनुसूचियाँ क्या कहते हैं? 7वीं अनुसूची कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में इसमें बात की गई है। 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची 7 से याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में चर्चा की गई है जो सामान्य प्राप्त भाषाओं की सूची। जितने भी भाषा है हमारे संविधान में, जो 22 भाषाएं हैं, उन सभी का चर्चा की गई है जो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में चर्चा करती है। जितना भी भूमि से विवाद है उस सभी को चर्चा किसमें करती है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या चीज करती है? तो दल परिवर्तन की चर्चा 10वीं अनुसूची में है। दल परिवर्तन की चर्चा 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के बारे में चर्चा। ये यूपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, जो पंचायतों की चर्चा किस अनुसूची में है?
पंचायतों की जो चर्चा है, जो पंचायती चर्चा, जो जितना भी विवाद है या पंचायती बारे में बात की गई है, जो 11वीं अनुसूची में की गई है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की चर्चा की गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 11वीं अनुसूची में क्या की चर्चा है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की, 12वीं अनुसूची में नागर पालिका की, उसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के। तो इससे हमको यहाँ पे अनुसूची के बारे में फुल्ली ज्ञान प्राप्त होती है। लेकिन एक द और क्यूक में जितना स्पीड में हो सकता है उतना स्पीड में मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। भारत की अनुसूचियाँ कितना है, 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, जिसे कि आर्टिकल बोला जाता है। तो इसको क्यों थोड़ा देखते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र का वर्णन की गई है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों का वर्णन की गई है। दूसरी अनुसूची क्या है, राष्ट्रपति, राज्य, मतलब जितने भी पद है बड़े बड़े, उसको ये शपथ दिलाने के सभापति या क्षेत्र की जो बात की गई है, जिसे राष्ट्रपति पद, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, जितने भी पद है उसके बारे में चर्चा की गई है हमारे दूसरी अनुसूची में। क्या चीज में, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ जितने भी लेते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, जितने भी उपाध्यक्ष, जितने भी पद से अगर शपथ लेते हैं तो उसके बारे में चर्चा किसमें है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बंटवारे की चर्चा की गई है। पंचमी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दी गई है। किसमें, तो ये दी गई है पंचमी अनुसूची में। छठी अनुसूची इससे ही जुड़ी हुई है। छठी अनुसूची है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में उपबंध दी गई है। तो ये जितने भी जनजातीय क्षेत्र है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 क्षेत्रों का बारे में जो प्रशासनिक ढांचा तैयार की गई है, उपबंध दी गई है, जो छठी अनुसूची में दी गई है। सातवीं अनुसूची क्या कहती है, सातवीं अनुसूची कहती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई है। किसमें, तो 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ये क्वेश्चन पूछी हुई है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी थी। जो भाषा के बारे में जो चर्चा है, जो किस अनुसूची में है, तो भाषा के बारे में जो चर्चा है जो हमारे 8वीं अनुसूची में, इसमें 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है, 9वीं सूची में। 10वीं सूची में अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, किसी भी दल को परिवर्तित करने की बात की गई है, जो 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद 11वीं सूची में पंचायतों की चर्चा की गई है 11वीं सूची में। और 12वीं सूची जो होती है, जो नगर पालिका की बात की गई है। इतना तक हमें उम्मीद है जो आपको समझ में आई होगी। और आगे जो है, जो उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के उद्देश्य क्या था, उद्देश्य जो बनाने का था, जो उद्देश्य क्या था, प्रथम उद्देश्य क्या था जो बनाने के तौर पे थे, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। संविधान बनने का उद्देश्य, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका शामिल है। उद्देशिका जो सबसे पहले शामिल है, अमेरिका का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के, जबकि भारत के सबसे लंबी और लिखित संविधान है। तो ये अमेरिका के संविधान से ये अनुसूचियाँ ली गई है, उद्देशिका ली गई है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के में प्रस्तुत तथा 26 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई थी संविधान को। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी उद्देशिका को, तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति की गई थी उद्देशिका को। उद्देश्य बनाने का जो नियम है उसके बारे में ये बात यहाँ पे कर रही है। उद्देशिका के 4 मूल तत्व है। उद्देशिका जो है, संविधान में हमारा उद्देश्य है, उद्देशिका है, उसका 4 मूल तत्व है। प्रथम मूल तत्व क्या है, तो संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत की जनता की होनी चाहिए। हमारे जो जितने भी स्रोत है संविधान में, उस सभी स्रोत किसको होनी चाहिए, तो भारत की जनता को होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए, भारत की जनता को होनी चाहिए। दूसरी नंबर में क्या है, भारत की प्रकृति और प्रकृति
संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य देश के लिए होनी चाहिए, जो हमारे भारत की संविधान में या संविधान के उद्देशिका में ये बात को वर्णन की गई है। तीसरी नंबर में है संविधान के उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, किसी भी चीज को न्याय देने की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की गई है, समता एवं बंधुत्व की बात कही गई है। न्याय मतलब किसी भी तरह का अगर गलत है तो उसको गलत को आपको न्याय देना है। जो जनता के प्रति जो भी न्याय हो उसको न्याय देने की बात कर रही है, जो तीसरी नंबर में उद्देश्य का है। और स्वतंत्रता, हर एक को स्वतंत्र रूप से बोलने की, चलने की, सुनने की, घूमने की, हर एक चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता व बंधुत्व, समता व बंधुत्व का मतलब होती है जो सभी के लिए समान कानून होनी चाहिए और सभी के लिए बराबर कानून होनी चाहिए, इसी को समता और बंधुत्व कही जाती है। संविधान लागू करने की तारीख किस दिन हुई है? तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये तो लागू करने की तारीख थी और 1949 को। संविधान लागू करने की तिथि, लागू नहीं, संविधान बनने का तिथि था जो 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुई थी। इसको आप देख लीजिएगा। शब्दों का क्रम क्या है? हमारा जो उद्देशिका में शब्दों का क्रम है, तो किस तरह से शब्द का क्रम दी गई है। तो हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य, उसके बाद न्याय, उसके बाद में स्वतंत्रता, उसके बाद में समता, उसके बाद राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, उसके बाद में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये उद्देशिका है संविधान की। एक क्यूक में थोड़ा तेजी से इसको पढ़ता हूँ और तेजी से समझिएगा जो किस बात के मतलब चर्चा कर रहा है उद्देशिका में। तो सबसे पहले हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान को हम आत्मसमर्पित करते हैं, इस बातों को मानते हुए। सिंपल सी बात ये है। उद्देशिका के बारे में प्रमुख बातें क्या क्या चीज है? उद्देशिका संविधान का भाग है। क्या है? ये क्वेश्चन पूछी हुई है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये संविधान का उद्देशिका भाग है। मूल ढांचे का प्रभावित किए बिना संशोधन संभव है। मतलब जो उद्देशिका में भी संशोधन संभव है। पहले ये संशोधन संभव नहीं थी, लेकिन अब मूल ढांचे के प्रभावित किए बिना ये संशोधन संभव है। उसके बाद में 42वीं संशोधन के रूप में सिर्फ एक बार संशोधित की गई है, जिसमें 3 शब्द का, कौन कौन शब्द था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की चर्चा की गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका में पहली बार संशोधित की गई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन की गई है? तो वो एक बार की गई है, लेकिन 3 शब्दों को की गई थी। किसके किसके? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात की गई थी। संघ एवं उसका क्षेत्र, संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। संघ मतलब राज्य एवं राज्यों का क्षेत्र। राज्य जितने भी राज्य है उसको मिला करके संघ बनाई गई, और संघ जो हुई, जो ये अपना क्षेत्र हुई, क्षेत्र जो हुआ भारत के एरिया, वो हमारा देश हुई। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आर्टिकल 1 क्या कहती है? संविधान के आर्टिकल 1, संविधान के भाग 1 में क्या कही गई है? अनुच्छेद 1 कहती है जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्य, जितने भी राज्य है उसका एक संघ है जो भारत है, जिसे इंडिया कहा जाता है। भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्द का संविधान में उल्लेख की गई है। दूसरा नंबर में क्या कही गई है? अनुच्छेद दूसरा जो है, जो संसद,
भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। अगर संसद चाहे तो संविधान सभा में ये पेश करके और किसी भी संघ के नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है। जैसे सिक्किम को प्रवेश करवाया था। सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको देश के हिस्सा में लाई गई थी इसी अनुच्छेद के कारण। तीसरा अनुच्छेद क्या कहती है? राज्यों का पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ संसद को विधेयक लाने का पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। सिंपल सी बात यह है, अगर संसद चाहे तो राज्यों का पुनर्गठन की शक्ति है संसद के पास, और विधेयक लाने का पूर्व, विधेयक जो भी विधेयक लाएगा उसका पूर्व राष्ट्रपति का पूर्वानुमान लेना पड़ेगा। मतलब आवश्यक है पूर्वानुमान लेना, ये संविधान में लिखी गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति वही बनते हैं जिसका संसद में वर्चस्व होती है। सिंपल सी बात ये होती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर इसमें है क्या, जो राज्य विधानमंडल का भी मत जाना जाएगी, किंतु बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है, जो बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए, वो बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति अगर माना कर दे तो वो माना हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है, लेकिन अब तक माना बहुत रियल में हुआ है, माना नहीं के बराबर होता है। चौथा नंबर क्या है? राज्यों का पुनर्गठन संसद द्वारा साधारण विधेयक के माध्यम से की जा सकती है। इसके बारे में देखता हूँ। ये जो पुनर्गठन की जो चर्चा की गई है, तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं की गई है। इसमें 3 कमीशन आई थी, जिसमें कि डार कमीशन 1948 में लाई गई थी, इसको भी बात नहीं मानी गई थी। इसके बाद धार आयोग लाई गई थी 1948 में, इसका भी बात नहीं मानी गई थी। उसको में जेवी समिति का भी बात को टाल दी गई थी, जो 1948 में ये तीनों समितियाँ आई थी। भाषा के आधार पर पुनर्गठन मतलब राज्य क्षेत्र की बात की गई थी। उसके बाद में फजल अली आयोग आया, तो इसका कुछ महत्व दी गई थी। इसका 1953 में फजल अली आयोग आई है, और राज्यों का पुनर्गठन के आधार फजल अली आयोग के आधार से मानी जाती है। इसमें 4 तथ्य थे। क्या क्या चीज था? तो भाषाई आधार, परंतु एक राज्य एक भाषा फॉर्मूला नहीं होगी। एक राज्य को, किसी भी राज्य को भाषा का फॉर्मूला नहीं दी जाएगी। जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, तो हमारा देश में इसी बात को सबसे ज़्यादा विवाद चला था। जो विवाद था, जो किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा को मानी जाएगी। तो हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषा नहीं है अब तक की, लेकिन राजकीय भाषा है। लास्ट में फजल अली आयोग के द्वारा ये निर्धारित की गई थी, जो अपना राज्य अगर चाहे जो भाषा रखने के लिए वो रख सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। उसके बाद में प्रशासनिक आधार माना जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन के आधार जो होगी, जो प्रशासनिक तौर पे होगी। उसके बाद में सांस्कृतिक आधार पे होगी राज्यों का पुनर्गठन की बात। उसके बाद में चौथी नंबर में दी गई थी आर्थिक आधार दी गई थी। आर्थिक, जिसका पास में आर्थिक है उसका मेन आधार होगी। इसी को चर्चा की गई है, जो फजल अली आयोग में ये 1953 में लाई गई थी। इसको बारे में आप रखिएगा ध्यान। इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ, जो ये राज्यों का पुनर्गठन का भाषा के आधार पर नहीं मानना था, जो 3 आयोग आया था, जो कौन कौन था? तो डार कमीशन आई थी 1948 में, धर आयोग आई थी 1948 में, जेवीपी समिति आई थी 1948 में आई थी, 1948 में आई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नागरिकता की चर्चा है। हमारा भारत के संविधान में नागरिकता शब्द की चर्चा की गई है। नागरिकता के बारे में क्या है? भारत के एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। कितना है? एक ठामा आप नागरिकता ले सकते हैं। जैसे आप राज्य में मान लिया जाए, जो आप बिहार से हैं, तो आप बिहार का नहीं, ये देश का नागरिकता है। और कोई असम का है तो वो भी एक देश का नागरिकता होगी। अनुच्छेद 5 से 11 तक मूलतः संविधान लागू होने के समय नागरिकता का निर्धारण करने का संबंधी प्रावधान किए गए थे। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। ये आप ध्यान रखिएगा। संसद का क्या चीज है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। मूल अधिकार, ये इससे क्वेश्चन इतना बड़ा पूछता है। यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखते हैं, तो यूपीएससी में खास करके इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।
और इसके साथ साथ बीपीएससी में भी क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा रहता है। तो मूल अधिकार की चर्चा है। अगर मूल अधिकार को हनन नहीं होनी चाहिए, ये 13 को आर्टिकल 13 के 1 में दी गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी आर्टिकल के कारण हमारा जो उच्च न्यायालय है इसमें बहुत ज़्यादा विवाद चली थी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा इसमें विवाद चली थी। इसके बारे में अभी जस्ट मैं चर्चा करूँगा। व्यक्ति की सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक वर्णित है। ये भाग 3 का चर्चा है जो 12 से लेकर के 35 के बीच में है। और भाग 1 में दी गई है आर्टिकल 1 से 4 तक लगी, 1 से 4 तक भाग 1 है। भाग 2 में क्या चीज़ है, तो भाग 2 में है जो 5 से लेकर के 11 तक है। और भाग 3 में है जो भाग 3 दी गई है जो 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। ये मूलतः अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मूलतः किससे ली गई है, मूल अधिकार जो किससे ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार राज्यों के मनमानेपन के विरोध नागरिक को प्राप्त संरक्षण दी गई है। इसमें नागरिक को है जो पर्याप्त शक्ति दी गई है। आपको मूल अधिकार को किसी भी आदमी हनन नहीं कर सकती, मूल अधिकार को किसी भी व्यक्ति हनन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 12 क्या कहती है, आर्टिकल 12 कहती है, जो अनुच्छेद 12 क्या कहती है, राज्य की परिभाषा, यानी संसद, राज्य, विधानमंडल सभी अस्थायी और अन्य प्राधिकारी होंगे। आर्टिकल 12 क्या कहती है मेरे भाई, राज्य की परिभाषा है, इसमें दी गई है क्या, राज्यों का परिभाषा। और संसद, राज्य, विधानमंडल सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी का विवरण दी गई है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, विधि की परिभाषा, मूलतः मतलब 13 है दी गई है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रत्येक विधि शून्य होगी। मूल अधिकारों को आपको किसी भी व्यक्ति हनन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे से बाहर है। संविधान में कोई संशोधन भी इसके बारे में नहीं कर सकती है जो किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो सकता है। सिंपल सी कहने का तात्पर्य ये हुई। आर्टिकल 13 समझ में आई होगी। आर्टिकल 14 क्या कहती है, आर्टिकल 14 कहती है जो विधि की समक्ष समता, ब्रिटिश जो संकल्पना और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संकल्पना से ली गई है। ये भी जो समता की बात की गई है, समता और समानता की बात की गई है, जो हमारे ब्रिटिश अमेरिकी संविधान से ली गई है। और ये समता के बारे में सिर्फ इतना ही कहती है जो विधायकों का विधियों का समान संरक्षण होनी चाहिए। दोनों का उद्देश्य कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना होती है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, समता समानता का एक ही अर्थ होती है, जो दोनों का कानून में सर्वोच्चता स्थापित होनी चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहार जाति से है तो उसमें उस जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण है तो वो अपने आप को कभी ऊंच नहीं दिखाएगा, अपने से नीच जाति को कुचल देगा, ऐसा संविधान में नहीं दी गई है। ये संविधान में निहित नहीं है। संविधान में एक ही बात निहित है, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्यों द्वारा कोई भेदभाव नहीं की जाएगी, बल्कि बच्चों, महिलाओं, SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पिछड़े वर्ग है तो उसको प्रमोट राज्य कर सकता है, ऊपर लाने की बात कर सकती है। सिंपल सी बात यह है जो आर्टिकल 15 में। आपको किसी भी व्यक्ति का ये उद्देश्य नहीं है जो आर्टिकल 15 को आपको उल्लंघन करे। अगर आर्टिकल 15 को अगर उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, केवल धर्म, मूल जाति और मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगी। आर्टिकल 16 क्या कहती है मेरे भाई, तो मूल वंश, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मतलब राज्य द्वारा सरकारी नौकरी पर आपको कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबके लिए बराबर कानून है। सिंपल सी बात ये है। हालांकि महिलाओं, SC, ST और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आरक्षण देने की बात है, अगर कोई आदमी पिछड़े वर्ग से है तो उसको आरक्षण देकर के उच्च मतलब ऊपर लाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये दोनों मिलता जुलता है। आर्टिकल 15 क्या कहती है? 15 कह रही है जो धर्म, मूल जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगी। और इसमें कहती है जो जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे राज्यों में कोई सरकारी नौकरी को लेकर के कोई विवाद नहीं करेगा, सरकारी नौकरी को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर SC ST है, पिछड़े वर्ग का है, तो उसको आरक्षण देकर के मतलब प्रमोट कर सकते हैं, ये राज्य का कर्तव्य होगी। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का प्रतिबंध। छुआछूत का प्रतिबंध निजी व्यक्तियों का विरुद्ध भी ये प्रावधान लागू है। किसी भी व्यक्ति से आप छुआछूत नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर कोई चमार जाति से है, कोई ब्राह्मण से है, तो उसको देख करके दूरी नहीं भागना चाहिए, उसको देख करके मारना नहीं चाहिए, उस पर ढेला नहीं फेंकनी चाहिए, जिसे कि पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सब पहले हुआ करता था। अब हमारे देश में इतना सारे बदलाव हो गए हैं, अब भी ये सब बात को लेकर के आदमी चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक भी हुआ है। पहले की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा सुधार भी हुई है। तो छुआछूत जिसे अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, उसका अंत की बात की गई है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 क्या कहती है? आर्टिकल 18 कहती है जो उपाधियों का अंत, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई उपाधि नहीं ली जा सकती। जैसे कोई सम्राट का उपाधि है तो वो सम्राट का उपाधि नहीं लिया जा सकता, ये आर्टिकल 18 में कह रही है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपको कुछ अनुमति दें तो आप रख सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के आप उपाधि, कोई भी उपाधि, जैसे राजा का उपाधि, सम्राट का उपाधि, प्रजापति का उपाधि, ये सब उपाधि जितने हैं, छत्रपति का उपाधि, ये सब जितने भी है, सम्राट का उपाधि, ये सब उपाधि को धारण करना हमारे संविधान में ये वर्णित है, जिसे हम कह सकते हैं जो संविधान में ये लागू नहीं है। आर्टिकल 19 से हमारा क्वेश्चन इतना पूछता है, आर्टिकल 19 से बहुत क्वेश्चन पूछता है हमारे। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इसमें क्या कहता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना बात को बोलने की स्वतंत्रता है। सिंपल सी बात ये है, आप कहीं भी अपना बात को बोल सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के अपना सभा को लगा सकते हैं, कहीं भी जाकर के आप टहल सकते हैं, इसका स्वतंत्रता है आपको आर्टिकल 19 में। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार मतलब बात करने की स्वतंत्रता है किसमें? आर्टिकल 19 में। शांतिपूर्ण बिना हथियारों को एकत्रित होने, सभा लगाने की स्वतंत्रता है किसमें? आर्टिकल 19 में। संघ बनाने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। जिससे पहले जो हुआ करता था, जो ब्रिटिश जब हमारे देश पे कब्जा किया था, तो ये सब स्वतंत्रता छीन गई थी। जब संविधान सभाओं ने जितने भी मेंबर बैठे हुए थे, उसने सबसे ज़्यादा इसी बात पर गौर की थी और इसको ज़्यादा बढ़ोतरी दी उन्होंने। तो विचार करने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार को एकत्रित करने की, मतलब एकत्रित होने या सभा लगाने की स्वतंत्रता है हमें, संविधान में ये चर्चा की गई है। उसके बाद में संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, जो आर्टिकल 19 में दी गई है। देखो कुछ आवे या नहीं आवे, लेकिन ये मानो जो संविधान का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको है। जैसे व्यापार करने का मतलब हुआ जो आप किसी भी रोजगार कर सकते हैं, रोजगार यानी किसी भी आप काम भी कर सकते हैं, इसका आपको फुल्ली स्वतंत्रता दी गई है हमारा संविधान में। ये आर्टिकल 19 की चर्चा बता रहा हूँ। आर्टिकल 20 क्या कहती है? आर्टिकल 20 कहती है एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जा सकती है। एक अपराध के अगर आप किए हैं तो केवल एक ही सजा होगा। एक अपराध के केवल एक सजा मान लिया जाए, और वो भी सजा जिस समय आप सजा अपराधी किए थे उसके हिसाब से जो कानून होगा उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ये आर्टिकल 20 में कही गई है। क्या क्या कही गई थी?
इसमें कही गई थी एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी। अगर 2 अपराध किए हैं तो आपको दोबारा भी सजा दी जा सकती है, ये भी आप गौर कीजिएगा। अगर मैं किसी आदमी को धमकी दिए और 10 दिन के लिए जेल गए और जेल से अगर आए, अगर फिर किसी आदमी को मारे या धमकी दिए तो हम फिर से जेल जा सकते हैं। इसके बारे में आपको फुल्ली डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरे नंबर में विद्यमान जो कानून के अनुसार सजा मिलेगी, जो उस समय में जिस समय में आप अपराध किए थे उस समय में जो कानून है उसी के कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। अगर किसी आदमी को 2 तबराक या 1 तबराक आप मारे और उस समय में सजा है जो आपको 3 महीना के लिए जेल कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको छोड़ दी जाएगी। अगर बाद में उसको संशोधित करके कानून में परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन के बाद में किसी को आप 2 तबराक मारे या जान से मारे, दोनों तो बात बराबरे है, तो लाओ इसको मतलब फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो ऐसा अगर परिवर्तन होता है तो आपको लिए जो पिछला आती है कानून है उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। अगली नंबर बात है इसमें दी गई है, जो किसी को अपने विरुद्ध गवाह एवं बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति अपने ऊपर बाध्य या गवाह रखने के लिए चाहे तो वो रख सकते हैं, अपने ऊपर अगर जो चाहे जो गवाह रख सकते हैं या उसको वकील रखने का भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के लिए। आर्टिकल 21 कह रही है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होती है जो आप किसी भी को प्राण नहीं ले सकते हैं तो आप अपना भी प्राण नहीं दे सकते। अगर आप अपना भी प्राण दे दीजिएगा और अगर धराया गए, अगर बच गए तो उतना ही आपको सजा मिलेगा जितना कि आपको कोई प्राण दिया। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। आर्टिकल 21 ए में ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुई थी, इसके द्वारा संशोधित करके इसको जोड़ी गई थी। तो 26 का 1 कहती है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क मतलब बिना पैसा के अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात है जो वो सरकार करेगी। जैसे राज्य सरकार है तो राज्य की सरकार ये करेगी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा देने की बात करती है। ये हमारा बिहार में भी है, हर एक राज्य में ये मतलब स्वतंत्र रूप से ये हो रही है और शिक्षा दे भी रही है सरकार ने। ये अलग मैटर है जो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करवा रहा है टीचर तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार के थ्रू ये हो रही है काम। कब जोड़ी गई थी इसको, तो 2002 में जोड़ी गई थी कैमी संशोधन के द्वारा, तो 86वीं संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ी गई थी। क्या चीज जोड़ी गई थी, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और ये 21 के ए में है। 21 में क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 के 1 में है या एक या ए रहता है तो उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान की गई है। अगली नंबर में है अनुच्छेद 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अमकी एमटीएस में ये इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके साथ साथ ये बीपीएससी में क्वेश्चन, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी हुई है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी हुई है। मैं इसको बारे में डिटेल से अभी चर्चा करता हूँ। अभी जस्ट अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ में आएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों को जानने का अधिकार। सिंपल सी बात ये कह रही है, जो किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने से पहले उसको बताना होगा जो हम इस मामले में आपको गिरफ्तार करते हैं, उसका मतलब जानने का भी अधिकार है जो हमको किस कानून के तहत किस अपराध किए हैं उसके कारण हमको गिरफ्तार कर रहा है। सिंपल सी बात ये हो। उसके बाद में है अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है या वकील को रखने का अधिकार आर्टिकल 22 में दी गई है। आर्टिकल 22 में क्या दी गई है, तो आर्टिकल 22 में दी गई है जो वकील रखने का परामर्श है उसे, उसके बाद में व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने से पहले उसको बताना होगा कि हम इस मामले में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है जो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर या निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करनी होती है। 24 घंटे के अंदर आप अगर धराते हैं तो धराला के बावजूद आप जस्ट अगर कोई भी आपको अधिकारी धरता है
तो उससे आप सिग्नेचर ले लीजिए। सिग्नेचर करला के बाद में टाइम डेट जो भी है वो लिखवा लीजिए, अपना पूर्जी को रख लीजिए। अगर 24 घंटा में आपको पेश नहीं करती है तो उस पर आप केस कर सकते हैं। उस पर कानूनी कार्रवाई अपना सर्वोच्च न्यायालय होगा जो करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई, अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं आती होती है तो। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो 24 घंटे के अंदर में जो मजिस्ट्रेट के पास में उपस्थित होगी, तो जो छुट्टी का समय होती है उसको, जैसे संडे के दिन में होती है जो छुट्टी होती है कोर्ट में, तो संडे के दिन को नहीं गिना जाएगा। और आने जाने को जितना भी डिस्टेंस होगा उसको नहीं जोड़ी जाएगी। आने जाने में जो भी समय लगेगा उसको हटा करके ही 24 घंटा माना जाएगा। अगर 24 घंटा के बदले 48 घंटा आपको जेल में ही, मतलब थाना पर ही रख ले, तो आप डायरेक्ट आप केस भी कर सकते हैं, जो सर देखिए हमको 48 घंटा से यहाँ पे रखे हुए हैं अभी तक, और यहाँ से हमको कोर्ट में पेश नहीं किए। ये आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा है। इसके बारे में आर्टिकल 23 से मैं जुड़ना चाहता हूँ। आर्टिकल 23 क्या कहती है? आर्टिकल 23 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 23 कह रही है जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाने की जो बात की गई है, जो आर्टिकल 23 में की गई है। कब की गई है? ये आर्टिकल 23 में की गई है। इसको आप समझ में नहीं आया होगा, इसको सिंपल से आप समझिए। जो दुर्व्यापार मतलब किसी भी व्यक्ति को आप पहला नंबर तो बेच नहीं सकते हैं और खरीद भी नहीं सकते, पहली नंबर बात ये। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। उसको जो भी है, जो भी वो काम किया है, उसके बाद में जो पैसा मिला है उसको, वो पैसा आप उसे दे दीजिए। सिंपल सी बात ये है। आर्टिकल 24 क्या कहती है? 22 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या किसी जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 24 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 24 में क्या है मेरे भाई चर्चा? तो 14 वर्षों से कम बच्चों के आप किसी भी कारखाने में या जोखिम भरे काम में, जैसे बारूद बन रहा है, तो उस जगह पर 14 वर्ष की कम बच्चों को वहाँ पे जाने का अलाउ नहीं है या बनाने का अलाउ नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 24 में कह रही है। आर्टिकल 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहती है कि धर्म को अबाध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप धर्म को अबाध मतलब किसी भी धर्म में आप परिवर्तित भी हो सकते हैं, और आचरण और प्रचार करने का भी स्वतंत्रता है। जैसे आप बौद्ध धर्म के मानते हैं, हिंदू धर्म में है और बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म को आप मान सकते हैं और उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। इसका फुल्ली आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। धार्मिक आप जैसे मंदिर बनवा सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। सिंपल सी बात ये। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई भी कर नहीं ली जाएगी। अगर किसी भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, ईसाई के, मुस्लिम के, जितने भी मंदिर है, दरवाजे हैं, जितने भी मंदिर है, उसमें कोई भी कर, धार्मिक कर नहीं ली जाएगी। इसीलिए देखते हैं जो बड़े बड़े आदमी अगर घर होता है तो उसका बगल में क्या होता है? एक मंदिर होती है। जब मंदिर होती है तो मंदिर क्यों बनाई जाती है? इसी कारण। भाई ये तो धार्मिक पैसे है, ये धर्म का पैसा है, इस पे हम कर नहीं देंगे, लेकिन बावजूद उसका पैसा किसका होता है? उस व्यक्ति का होता है। किसका होता है? उस व्यक्ति का होता है। लेकिन क्यों होता है उस व्यक्ति का? क्यों उस पर कर नहीं लगता है? क्योंकि वो धार्मिक कार्यों के लिए वो सिद्ध कर देता है। अभी पैसा दो और कानून तुरंत मतलब बदल जाता है। ये भी हमारा संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन ये भी होती है, फुल्ली संविधान में होती है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा संचालित किसी स्कूल आदि में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी अगर स्कूल है उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा को नहीं दी जाएगी। अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कहीं भी आप अलग भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात ये है। आर्टिकल
ये 28 हो गई। 29 क्या कहती है, आर्टिकल 29 क्या कहती है, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा को, जितने भी भाषा है अल्पसंख्यक वर्ग को लिए, लिपि को, संस्कृति को ही सुरक्षित रखने का उसका फुल्ली अधिकार दी गई है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग है उसको शिक्षा संस्थाओं और की स्थापना करने की, प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दी गई है। सिंपल सी बात यह है, जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार दी गई है, जो आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 32 क्या कहती है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार से रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। 5 प्रकार कौन कौन है, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट के है, जो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रकार से रीट जारी कर सकती है। इसे जारी करने की बात की गई है। इसमें क्या क्या चीज है, तो समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया है। तो इसमें ये ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। समता जो है, समता का अधिकार जो दी गई है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, जो अभी जस्ट मैं अभी पढ़ाए थे आपको, 14 से लेकर 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 जो हुई, जो समता के बारे में चर्चा कर रही है। स्वतंत्र रहने की बात कर रही है किस, 19 से लेकर के 22 आप बिल्कुल स्वतंत्र घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप अपना जितने भी जगह है या धार्मिक स्थान है वहाँ पे जा सकते हैं। इसे सभी तरह की चर्चा है, जो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, जो अनुच्छेद 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। शिक्षा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दी गई है। उसके बाद में उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दी गई है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं चर्चा इस अगले वीडियो में मैं करूंगा। यहाँ तक आई होप कि आप समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है ये समझ में बात, जो बात आपको समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी हो सकता है हमें वो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।